ओके, तो अब हमारा अगला टाइटल है 1.4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखो, वैसे तो बॉडीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, मगर उस पर मौजूद चार्ज जो होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफरेबल होता है। तो वो चार्ज ट्रांसफर करने के क्या क्या प्रोसीजर्स है हम लोग आज वो पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं देखूं तो तीन तरीके के प्रोसीजर्स हैं। एक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर दूसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। और आखिर में होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना। तो तीन तरह से हम लोग चार्ज कर सकते हैं, बहुत आसान है, एक एक करके पढ़ेंगे, पूरा थ्योरेटिकल है। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, कि हम लोग दो चीजों को आपस में रब करते हैं। किसी एक चीज में कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड अपने एटम के साथ कैसा होगा, कमजोर होगा, है कि नहीं। तो जब ये आपस में घसे जाएंगे तो जाहिर बात है किसी एक में से इलेक्ट्रॉन झड़ जाएगा और किसी दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो जिस बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उस बॉडी को क्या मिल गया है, निगेटिव चार्ज। और हम लोग कहते हैं वो निगेटिवली चार्ज हो गई है बॉडी। और जिस बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन कम हो गया है उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। आप अब आगे जाके आप जो प्रॉपर्टीज उसमें पढ़ने वाले हैं तो प्रॉपर्टीज में आपको पता चलेगा कि चार्जेस का जो ट्रांसफर होता है ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई के बराबर होता है। 1e 2e 3o 4e 3e 4e 5e से, है ना, इस तरह से। तो अगर सपोज करो कि यहां पर Ne इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए तो ये क्या होगा, Ne टाइम्स नेगेटिवली चार्ज हो गया। और यहां पर क्या, Ne क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट हो जाए। तो ये जो मेथड था दिस वाज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब आते हैं अगला वाला पार्ट पे, ये आसान था, चार्जिंग बाय इंडक्शन देखिए। अब आप चार्जिंग बाय इंडक्शन देखने के लिए मैं कोई भी पर्टिकुलर कोई भी शेप की बॉडी इमेजिन कर सकता हूं। मैं एक इमेजिन करो कि मेरे पास कुछ इस तरह के एक शेप की बॉडी है, शायद मैंने नोट्स में स्फेरिकल बॉडी दिया है, डजंट मैटर, मैंने कहा ना कोई भी शेप की बॉडी चलेगी। फिलहाल ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखी गई है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली कैसी है, न्यूट्रल है। बीइंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मींस व्हाट, सेम क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो भैया ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये हुआ कि जितना उसके पास नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसके पास क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज भी है। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब मैं क्या करूंगा, इसके पास एक दूसरी बॉडी लेकर आऊंगा। मैं दूसरी बॉडी जो कि चार्ज है मैं उसे टच नहीं करने वाला। जस्ट अ मोमेंट, ये रहा इंसुलेटिंग स्टैंड। तो ये दूसरी बॉडी मैंने लेके आया, सपोज करो ये, और आप कुछ भी चार्ज दे सकते हैं। आप चाहे पॉजिटिव दो, आप चाहे नेगेटिव दो, आप जो चार्ज देना चाहो आप इसे दे सकते हो। चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज देने की वजह से होगा क्या, इससे करीब लाया, इसको टच नहीं किया मैंने। तो नेगेटिव चार्ज देने की वजह से क्या होगा कि यहां से ये बॉडी क्या है, मेटल की बनी हुई है, ये बॉडी मेटल की बनी है और नजदीक में उसके जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पर्टिकुलर बॉडी के, दे विल बी रिपेल्ड बाय द फोर्स ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिपल्शन होता है। ये रिपल्शन होगा और जब ये रिपल्शन होगा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पुश किए जाएंगे। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर के इस तरफ पुश कर दिए गए तो मतलब इस एंड पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। और इधर के इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए तो इधर के एंड पे जितने भी एटम्स हैं उनके पास क्या हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि वो उनके इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के चले गए एक लालच में, जिसको डर के मारे भाग गए वो लोग, है ना।
एक्स्ट्रा पेन, हाँ। तो ये तो भाग गए यार, ये तो छोड़ गए इसको। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, हम उसको ऐसे ही रखते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि फिर ये पार्ट को मैं अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं, है ना। और जैसे ही मैं इसे अर्थ से कनेक्ट करता हूं, अर्थ क्या है, अंधा कुआं, खींच डालता हूं जितना भी सब कुछ ले लेता हूं, है ना। तो वो ये पूरे निगेटिव चार्जेस को क्या करेगा, अपने अंदर से खींच डालेगा। अब ये सारे निगेटिव चार्जेस को अपने अंदर खींच लेगा, है ना। और फिर अब आप क्या करो, लगे तो आप इसको डिस्कनेक्ट कर दो, है ना, और इसे भी दूर हटा दो। अब जैसे ही इसे दूर हटाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो छोड़कर चले गए थे पॉजिटिव चार्जेस को, है ना, अब उनको कोई और इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, नहीं, है ना। वो मिला भी अगर मान लो किसी और से अगर उन्होंने ले भी लिए, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो घुमा फिरा के मैं कहूंगा कि इस पूरी बॉडी पर क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये मेटालिक बॉडी है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। अगर ये नॉन मेटालिक बॉडी होती तो वो सिर्फ जहां पर हिस्से में, इतने हिस्से में वो चार्ज होता। तो खैर, दिस इज चार्जिंग बाय आपका इंडक्शन, है ना। आप जब क्या करते हो, आप जब इस तरह से बालों पे रब करते हो, है ना, बलून को, और मान लो कि आपके जो बालों से वो जो बलून है पॉजिटिवली चार्ज हो गया, आप जब दीवारों पे इसको चिपकाते हो, तो सीन क्या होता है कि अगर ये बलून है इस तरह से, और मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, है ना, तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज बलून आप दीवार के पास लेकर आते हो, तो ये क्या करता है, दीवार के, है ना, निगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचता है ना। और निगेटिव चार्जेस को तरफ खींचता है, और उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो चिपका रहता है। वो आया समझ में। तो हम लोग ये देखते हैं, देख रहे थे इस चीज को लेकर कि क्या आपने किया चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई बात समझ में आपको। अब अगला आने वाला है हमारा तीसरा पार्ट, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना। इसमें देखो, फ्रिक्शन में रब करना पड़ रहा था, इंडक्शन में सिर्फ आपने करीब लेकर आए थे। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन मतलब किसी चीज से मुतासिर हो जाना, है ना, मुतासिर होकर कुछ अपने अंदर चेंजेस लाना, उसको इंडक्शन बोलते हैं। तो ये इधर के निगेटिव चार्ज से मुतासिर होकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भाग गए थे, है ना, दूर चले गए थे, रिपेल हो गए थे। आपने टच किए थे कि आपस में नहीं, मगर अब मैं बॉडीज को आपस में टच करने वाला हूं। अब ऐसा है कि देखो, ये एक बॉडी है जिसके पास बहुत ज्यादा चार्जेस है, और ये दूसरी बॉडी है जिसके पास कंपैरेटिवली चार्जेस की कमी है। मान लो इसके पास 100 पॉजिटिव चार्जेस है और इसके पास 50 पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों साइज में एक जैसे हैं। अभी के फिलहाल के लिए आप जो देखेंगे, अभी फिलहाल शुरुआत में जो आप पढ़ेंगे इस टॉपिक में, तो आपको सब सेम साइज वाले बॉडीज मिलेंगे। आखिर में जब आप कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, आखिर का टॉपिक है वो, तो जब वो पढ़ोगे आप, तो उसमें डिफरेंट साइज की बॉडीज भी आती है, तो उस वक्त पढ़ेंगे हम लोग। अभी हमारे सारे एग्जांपल्स में क्या रहेंगे, बॉडीज का साइज सेम रहेगा। तो इसके पास 100 पॉजिटिव चार्जेस है और इसके पास 50 पॉजिटिव चार्जेस है, साइज दोनों का कैसा है, सेम। अब जैसे मैं यहां पर एक दूसरे को टच करूंगा, दिस विल एक्ट एज अ सिंगल बॉडी, और सिंगल बॉडी में क्या होता है, चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी पे, तो पूरी बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब फिर मैं अलग करूंगा, तो अब बताओ, अब इस बॉडी पे कितने चार्जेस रहेंगे, 75, और इस पे कितने रहेंगे, 75, है ना, इक्वल इक्वल बांटेंगे ना वो, तो 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, कितना हुआ ये, 75। तो कुल मिला के यहां पर 75 चार्जेस ईच आ गए। ठीक है, आया समझ में आपको। चलो एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लो कि यहां पर 100 पॉजिटिव चार्जेस है और यहां पे 20 निगेटिव चार्जेस है, 20 निगेटिव चार्जेस है, और इनको टच करके अलग करूंगा मैं। अब बताओ क्या हाल होगा, कितने कितने जाएंगे एक एक के पास, एक एक के पास कितने जाएंगे, 100 प्लस 100 माइनस 20, टच किया अलग किया, अब एक एक के पास कितने, सही जा रहे, सही बोले, 40। क्या हुआ, जब आपने इस तरह से टच किया ना, तो जो इसमें के जो प्लस 20 चार्जेस थे पॉजिटिव चार्जेस, इधर के 20 निगेटिव चार्जेस से कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज हो गए। क्या हो गए, न्यूट्रलाइज, और बचे कितने फिर, 80, फिर बढ़ गए दो इक्वली, 40। समझा कि नहीं समझा, है कि नहीं।
तो ये कॉन्सेप्ट लॉजिक से सॉल्व हो जाता, मगर फिर भी अगर तुमको सॉल्व करना है बाय यूजिंग सम फॉर्मूला, तो सिंपली एक बात बता दूं, मान लो ये बॉडी था, इस पे चार्ज Q1 था, ये दूसरा बॉडी था, ये चार्ज Q2 था, दोनों को आपस में एक दूसरे से टच किया आपने, फिर बाद में टच करके अलग कर डाले आपने, तो अब मुझे जानना है कि इन दोनों के पास नए चार्जेस कितने होंगे, है ना। तो Q1 डैश और Q2 डैश ये दोनों अभी फिलहाल इक्वल होंगे और Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 होंगे, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था पिछली बार कि 100 प्लस 50, तो 100 150 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 75 चार्जेस इन ईच। फिर अभी एक सेकंड एग्जांपल मैंने क्या लिया था, एक के पास कितने चार्जेस थे, प्लस 100 कूलम, दूसरे के पास कितने चार्जेस थे, माइनस 20 कूलम डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 40 कूलम। कितना हो जाएगा, 40 कूलम। तो सिंपल था ये, कुछ भी इतना खास बहुत बड़ा साइंस लगने वाला सिंपल कुछ नहीं था, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आया समझ में आपको ये, ठीक है। तो ये तीन प्रोसीजर्स आपने देखे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और सॉरी कन्वेक्ट क्या चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। चलो पढ़ लो, अब तीनों के रीड कर लो अच्छे से। तो हमारा अगला टॉपिक जो सामने आ रहा है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तीन किस्म की प्रॉपर्टीज हमें यहां पढ़ना है, एक है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस और एक है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होना चाहिए, चार्जेस कंजर्व ओके, और तीसरी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो पहली प्रॉपर्टी जो क्या कहता है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, कि जब भी आप कोई चार्जेस, या मान लो एक पर्टिकुलर बॉडी पे मल्टीपल जगहों पे अलग अलग चार्जेस मौजूद है ना। मैं देखता हूं कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर जगह पे प्लस Q1 या प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इस तरह से अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग नंबर ऑफ चार्जेस है। तो मैं बोलूंगा पूरी कुल मिला के बॉडी पे कितना चार्ज है। तो अगर आप नेट चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको सिंपली ऐड करना है, जस्ट लाइक अ स्केलर क्वांटिटी, नो रूल्स ऑफ डायरेक्शंस आर अप्लाइड हियर, है ना। तो जैसे कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी, जैसे जिस मास को आप ऐड करते हैं कि एक पर्टिकुलर पैन है, एक मास 2 किलो का है, दूसरा मास 3 किलो का है, चौथा मास तीसरा मास 5 किलो का है, कुल मिला के मास कितना है, तो बोले 10 किलो का है, तीनों मासेस को आपने ऐड कर डाले। तो सिमिलर टू दैट किसी भी बॉडी पर आप चार्जेस को भी इसी तरह से ऐड करते हैं। हाँ, फर्क ये है कि मास सिर्फ पॉजिटिव होता है मगर चार्ज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव भी होता है। तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर एक दूसरे को वो क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर डालेंगे, उनकी वैल्यू को वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, है ना। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या चार्ज इज कंजर्व, ये क्या कॉन्सेप्ट है बेटा। जैसे हम लोग कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब पूरे सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में अगर मैं बोलूं तो एनर्जी क्या रहती है, फिक्स्ड होती है। एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड, एनर्जी की वैल्यू फिक्स होती है ना। आप उसका रूप बदल सकते हो, आप उसका रूप बदल सकते हो, मगर कहीं से भी कोई एनर्जी पैदा कर सकते क्या, एनर्जी को खत्म कर सकते क्या, नहीं। इन द सिमिलर मैनर चार्ज को भी किसी भी सिस्टम में अगर देखा जाए तो टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्जेस वो फिक्स होते हैं। मान लो ये मेरे पास एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इसके पास आपके कुल मिला के सब मिला के अगर मैं देखूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 100 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 100, है ना। तो 100 पॉजिटिव चार्ज, 100 नेगेटिव चार्ज। इसके पास कुल मिला के कितना है, 200 प्रोटॉन्स है, यानी 200 पॉजिटिव चार्ज, तो 200 क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो रब करोगे, यूं करोगे, जो भी करोगे, इसमें क्या होगा, कुछ चार्जेस इधर से उधर ट्रांसफर होंगे, कुछ चार्जेस इधर से उधर ट्रांसफर होंगे। मगर इस सिस्टम का अगर मैं फिर से कैलकुलेट करूंगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैसा आ जाएगा, सेम ही है ना। हो सकता है कि मान लो यहां पर 200 चार्जेस थे, 100 पॉजिटिव 100 नेगेटिव, इसके पास 200 पॉजिटिव 200 नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, इसको रब किया, तो इसमें से 50 नेगेटिव चार्जेस इधर चले गए, 50 नेगेटिव चार्जेस इधर चले गए। तो अब भाई अगर मैं बोलूंगा यहां से 50 नेगेटिव चार्जेस चले गए इधर, और अगर मैं यहां टोटल चार्जेस की क्वांटिटी कैलकुलेट करूंगा तो आप क्या बोलेंगे, 100 प्रोटॉन 100 पॉजिटिव चार्ज, 50 इलेक्ट्रॉन्स यानी 50 नेगेटिव चार्ज।
कुल मिला के कितने हो गए? 150। मैं बोलूंगा इस बॉडी पे बताओ कितना है, तो 200 प्रोटॉन पुराने, 200 इलेक्ट्रॉन पुराने, मतलब कुल मिला के कितने? 400, और नए 50 आए इधर, 450, है ना? 450 और 150 मिला के कितना? 600। इससे पहले कितना था? ये 200 था और ये 400 था, एंड 100 पॉजिटिव 100 नेगेटिव, 200 पॉजिटिव 200 नेगेटिव, तो ये 400 था, ये 200 था, कुल मिला के 600। अब ये 150 हो गया, ये 450 हो गया, अभी भी नंबर ऑफ चार्जेस क्या है? कुल मिला के 600 ही है। तो अगर आप कितना भी कर लो, बॉडी को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करो, आप चार्जिंग कर डालो, इधर उधर करो, पूरे यूनिवर्स में, अगर मैं कहूंगा पूरे यूनिवर्स में अल्लाह ताला ने जितने भी एटम्स में बनाए हैं, है ना, जितने भी प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, उनकी क्वांटिटी फिक्स है ना? वो उसमें से कहीं भी कोई भी चार्ज हम लोग ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तुम कितना भी कोशिश कर लो, मैं जला डालूंगा सर, तो तुम जला दो ना भैया, वो भी कुछ स्मोक के फॉर्म में बाहर निकलेगा, है ना? तो स्मोक के फॉर्म में जो भी बाहर निकलेगा, गैस गैस भी तो पार्टिकल्स एटम्स से मिलकर बनी है ना भैया, वो सिर्फ अपना रूप बदलेंगे, है ना? आप पानी को गर्म करते हो ना, तो उसमें क्या होता है? H2 होता है ना, फिर उसके बाद हाइड्रोजन अलग भागता है, ऑक्सीजन अलग अलग भागता है, सिर्फ उसमें मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? डिसोसिएशन होता है उसके अंदर, है ना? अभी भी अगर आप बोलेंगे भाई नंबर ऑफ चार्जेस कितने, उतने है, तो वही बात बोल रहा है ये, चार्ज इज कंजर्व, जिसमें हम लोग कहेंगे पूरे यूनिवर्स में चार्जेस की क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट होती है। फिर आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन वर्ड सिंपल क्या होता है? कोई भी किसी भी चीज को लेकर आया ना, क्वांटाइजेशन ऑफ ये, क्वांटाइजेशन ऑफ मास, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये कहीं भी कुछ भी आया ना, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि फलाना फलाना चीज की जो है, जो वैल्यू रहेगी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगी, 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में वो क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि जब भी किसी बॉडी पे कोई चार्ज का ट्रांसफर होगा, इट विल इन द प्लस माइनस एनी के फॉर्म में चार्ज ट्रांसफर होगा, है ना? मान लो मैंने बॉडीज को ऐसा घसा, है ना, मान लो इस बॉडी में से निकल के कुछ चार्जेस इस बॉडी में चले गए, है ना, तो वो कितने चार्जेस गए, तो आपको हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में बोलना पड़ेगा, +100 200 +123 E -123 E, है ना, 17 E -51 E, ऐसा बोलना पड़ेगा। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि भाई हाँ वो एक बॉडी में जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ है ना, वो कितना हुआ है? -3/2 टाइम्स ऑफ E, नहीं बोल सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना? आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ के नहीं कर सकते, आधा इलेक्ट्रॉन तू रख, आधा इलेक्ट्रॉन मैं रखता, ऐसा होता क्या? नहीं। तो कभी भी जब भी किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्जेस का ट्रांसफर होगा, तो इट विल ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, है ना? ये सबसे पहले साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने सजेस्ट किया था, है ना, उन्होंने कहा था कि ऐसा होता है। बाद में ये बात प्रूव हुई इन द ईयर 1912 बाय इन द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में पढ़ाया जाता है आगे जाके, तो उसमें यह बात साबित की गई। आई बात समझ में कि चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाते हैं, दे आर ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ए, होता है। ठीक है, अब उसको रीड कर लो, फिर न्यूमेरिकल्स पे पढ़ेंगे। बाकी के तो हमारे सामने एक पहला क्वेश्चन इस तरह से आया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो बहुत आसान। अच्छा, टोटल चार्ज कितना है बेटा? -1 कूलम, है ना? टोटल चार्ज कितना है? -1 कूलम। और जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो रूल है, उसके तहत Q इज इक्वल टू NE, ठीक है? तो -1 N इंटू 1 पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज में -1.6 इंटू 10 का पावर -19 लिख सकता हूं। तो N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब एक चीज याद रखो, 1/1.6 0.625 होता है, और -19 ऊपर जाके +19, ये नंबर याद रखो, आसान जाएगा आपको कैलकुलेशन। 1/1.6 क्या होता है? 0.625, है ना? तो 10 का पावर +19, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं तो ये लिख सकता हूं 6.25 10 का पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है बेटा? ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स में
अब जितना भी चार्ज दिया जाए आपको, अब क्या करना मालूम क्या, जितना भी चार्ज दिया जाए इस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा देखो अगला प्रॉब्लम, अ बॉडी इज हैविंग चार्ज 3 into 10 raised to power minus 12 coulomb. Determine whether this statement is true or false. आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है। ऐसा कैसा आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सर एंड पे डालो उसको। डिटरमाइन वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कुछ का कुछ आ जा रहा है इसमें लिखा हुआ। जब तक के एक काम करो, दूसरा देखो क्वेश्चन। खाली मत बैठे रहो ना, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, फोकस करो तब तक के। क्या चार्ज तो कुछ भी हो सकता है ना रे, वैल्यूज मतलब। हाँ उसमें फिर हाँ ये हो सकता हो, नंबर ऑफ चार्जेस अगर इंटीग्रल मल्टीपल आ रहे हैं तो मतलब फिर वो एग्जिस्ट करता हो चार्ज। डिटरमाइन वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, देखते हैं। अब आपके पास टोटल चार्ज क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो मेरे पास जो टोटल चार्ज दिया है, इट्स गिवन एज Q इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। और सिंस मैं जानता हूँ क्वांटाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसके तहत कि जब भी किसी बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर होगा या चार्ज की जो भी वैल्यूज होगी, इट इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो n इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई ई। Q कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻12, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 3 इंटू 10⁻⁻12, 0.625, 10 का पावर प्लस 19। करो मल्टीप्लाई 3 को 0.625 से, 1.875। तो 1.875, 10 का पावर कितना आएगा, 7। अगर मान लो ये 10 का पावर 7 नहीं आता, सिर्फ इतना रह जाता, तो ये वैल्यू जो है चार्ज की वैल्यू वो गलत है, मतलब किसी भी बॉडी पे उतना चार्ज नहीं हो सकता। या फिर ये 10 का पावर माइनस में आता है ना, -2, -3, -4 ऐसा कुछ आ जाता, या -1 भी हो जाता, तब भी वो गलत होता। इसका मतलब ये होता कि भाई मान लो -1 आया, तो इसका मतलब किसी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0.1875। ये पॉसिबल ही नहीं है ना। वो हमेशा कैसे रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 के फॉर्म में ही रहेंगे ना, पॉइंट्स में नहीं रह सकता। तो भाई ठीक है ना, तो मुझे मालूम है ये नेचुरल नंबर होगा आगे, हेंस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये दिया हुआ स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, a sphere of lead of mass 10 gram
as net charge of minus 2.5 into 10 raised to power minus 9 coulomb. A sphere of lead of mass 10 gram has net charge minus 2.5 into 10 raised to power minus 9 coulomb. First one. Number 1. Find the number of electrons on the sphere. How many excess electrons are per lead atom? How many excess electron are per lead atom? Question mark. Atomic number of lead is 82 and its atomic mass is 207 gram per mole. अल्लाह अकबर. चलिए, तो हमारे पास क्या पूछा गया? अ स्फीयर लीड ऑफ मास 10 ग्राम. एटॉमिक मास भी दिया. ओके. टोटल नंबर ऑफ चार्जेस निकालना है ना पहले. पहला तो बहुत आसानी से निकल जाएगा. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है. सॉरी. Q इक्वल्स टू एनी. N इक्वल्स टू Q बाई E. Q कितना है आपके पास? माइनस 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19. इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19. 19 नहीं, माइनस 9 है ना ये. सॉरी. ओके. जैसे मैंने कहा था 2.5 1.6 क्या होता है? 1/1 0.625. तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.625 10 का पावर प्लस 10. 10 का पावर प्लस 10. अब 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.625. सॉरी, हाउ मच? 1.5625 और 10 का पावर 10 की 9. 10 है 10 है. हाँ, तो वो नेचुरल नंबर ही आने वाला है ना. तो नेचुरल नंबर आने वाला है, तो ठीक है ना. ये आपके पास आ गई तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरी बॉडी पे है ना, पूरी की पूरी स्फेरिकल बॉडी पे. अब उसने मुझसे पूछा है फर्दर, आप ये भी पता लगा हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर पर लीड एटम. ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ही है ना. ये एन बोले तो क्या है? वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन ही होता है. तो पर लीड एटम, तो मुझे क्या पता लगाना पड़ेगा? कितने एटम्स है. कैसे पता लगाऊंगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, है ना. तो मैं कहूंगा ठीक है. तो अब ये तो पार्ट फर्स्ट था. पार्ट सेकंड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर एटम. ये नंबर ऑफ एटम है, और नंबर ऑफ एटम के लिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर. अब ऐसा है कि ये आ जाएगा n अपॉन मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास ऑफ गैस. गैस नहीं है वो, क्या है वो? स्फीयर. गैस ही बोलना आदत पड़ गई. तो अब वो चला जाएगा ऊपर. ठीक है.
स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। मोलार मास के मॉलिकुलर मास कितना है इसका? 207 मल्टीप्लाई पर स्मॉल एन कितना है? 1.5625 10 का पावर 10 और डिवाइडेड बाय मास कितना दिया हुआ है इसका? 10 ग्राम। ग्राम में रखना पड़ेगा। और ये एवोगाड्रोस नंबर 6.023 10 का पावर 23। मगर एक गड़बड़ है इसके साथ फिर। गड़बड़ ये है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम अगर मैं पकड़ूंगा ये, देख पावर्स कहीं गड़बड़ हुए कि नहीं, या कैलकुलेशन नंबर ऑफ excess of electron and the entire number of atoms, number of moles per into Avogadro's number, mass upon molar mass, molecular mass upon mass, n upon Na. सब तो सही है, कैलकुलेशन तो सही है यहाँ पे। अच्छा देखो, मल्टीप्लाई करके 207 मल्टीप्लाई बाय 1.5 नहीं ना, फिर भी 10 का पावर 23 है वो, जो भी कैलकुलेशन रहेगा। डेसिमल मतलब कंसेप्चुअली गलत हो जा रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअली गलत हो जा रही है, मतलब एग्जिस्ट नहीं हो सकता इतना। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, वैल्यूज चेक करो, सब बराबर लिखी हुई है क्या, या फिर हो सकता है हाइपोथेटिकल आए कौन सा आंसर इसका। हाँ वही आएगा हाइपोथेटिकल आंसर। 5.37 इंटू 10 का पावर -12 आ रहा है, हाइपोथेटिकल है वो। देखो कैलकुलेशन से आंसर ये तो आ जाएगा, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि कहीं भी ये इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, है ना। अभी अपन ने क्या पढ़े क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 1.5 2.5 0.5 0.3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। अगर मैं 10 का पावर -12 लगाऊंगा तो 0.0000 समथिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पर स्टूडेंट हमेशा क्वांटाइजेशन में रहेंगे, 10 20 30 40 60 13 14 15 16 17। कभी ये बोल सकता है कि 51.5 स्टूडेंट आज मौजूद है कि बोल सकते कि अपन नहीं बोल सकते ना। तो वैसे चार्जेस भी आधे पाव ऐसे नहीं रह सकते। अब ये वो वही हो जा रहा ना, वो 0.0, तो मेरे को इसीलिए शक हुआ इसके ऊपर आंसर पे। मगर ठीक है, हाइपोथेटिकल होता है कोई कॉन्सेप्ट, ठीक है हाइपोथेटिकल लगा दिए, है ना। जिसने बनाया होगा सोचा नहीं होगा ये वैल्यू डालते वक्त कि भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है। देख लो, शायद से पांडे जी ने लगाए थे शायद। चलो अगला वाला क्वेश्चन करो, ये तो इजी है आपके लिए। ये तो सब पांचट क्वेश्चन है यार। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव सो एज अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो एन निकालना है। 3.5 नैनो कूलम चार्ज दिया हुआ है, वो तुमने करना क्योंकि वो रिपीटेड आ जा रहा हो। चलो फिफ्थ वाला भी आसान है। ले लेते हैं, फिफ्थ वाला ले लेते हैं। इन अ न्यूट्रल स्फीयर, इन अ न्यूट्रल स्फीयर, कॉमा
5 इंटू 10 का पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। क्या बोल रही है? इफ 10% electrons are removed, electrons are removed, comma, then calculate the charge on the sphere. Calculate the charge on the sphere. देखो बेटा क्या दिया। If a neutral sphere 5 into 10 raised to power 21 electrons are present. न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स भी है, तो इसीलिए वो न्यूट्रल है। अब इसमें से 10% आपने निकालिए, क्या होगा 10th इसका 1/10 कितना होगा? 0.5। 5 इंटू 10 का पावर 1/10 हो जाएगा 20 नहीं तो 10 का पावर 20। 90% तो नहीं, 10%। वन टेंथ निकालना पड़ेगा ना इसका। 1/10 मतलब वही होगा 0. हाँ ये जो बोला 0.5 इंटू 10 का पावर 21, ठीक है ना। तो 0.5 इंटू 10 का पावर 21 ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। और उसमें फिर चार्ज कितना हो जाएगा पॉजिटिव इसके पर, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या करो फिर ई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर वो आ जाएगा टोटल चार्ज। तो अगर मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स removed n equals to 10% of कितना 5 इंटू 10 का पावर 21, यानी कि 1/10 5 इंटू 10 का पावर 21 या 5 इंटू 10 का पावर 20, 10 का परसेंट 10%, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका चार्ज पूछा है कितना आएगा Ne, तो 5 इंटू 10⁻20 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻−19। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 80 कूलम का चार्ज रहेगा इसका, ठीक है लिख लो। नेक्स्ट कैलकुलेट द नंबर of electrons in 100 gram of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? हाँ बेटा, तो देखो बेटा यहां पे अगला ये जो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कितना रहेगा, कितना रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कितना? कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8,
2 के 16, 16 और 6 22, 22 है ना। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल एटम में, सॉरी मॉलिक्यूल में कितने होते हैं? 22। अब मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, मोलार नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो वो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा? मास ऑफ गैस, अब गैस नहीं ना, ये गैस है ना, मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब क्योंकि देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ये कितने इतने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 22 क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ मगर अपने चार्ज नहीं चाहिए, अपने सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए ना सिर्फ। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको चाहिए तो स्मॉल एन जो है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय 22। स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो जाएगा स्मॉल एम अपॉन m0 इंटू Na मल्टीप्लाई बाय 22। ओके, मास कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। कितना होता है इसका? 44, 6.023 10 का पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 22, 1 जा 2 जा 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 6.023, देखो कितना होता है? 50 मल्टीप्लाई बाय, है ना, वो क्या क्लासरूम में? बैठ जाओ आप जब तक। हाँ, देखो कितना आ रहा? 6.023, 50 मल्टीप्लाई बाय 6.023 10 का पावर 23। जस्ट अ मोमेंट, 301.15 है ना। तो 301.15 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, इतने रहेंगे भैया उसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? नेक्स्ट, आसान वाले मैं नहीं करा रहा, आपको छोड़ रहा आपके लिए। ओके, a polythene piece rubbed with a wool is wounded, wool is found to have a negative charge of 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb. Find the number of electrons, वही चाहिए यार, n equals to q by e। उसमें एक एडिशनल आया, मास गेन्ड बाय द पॉलीथीन। तो आपको क्या करना है कि सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता? 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे तो आपको पता चल जाएंगे। बात समझ रहा क्या, है ना। अगर मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो कितना मास ऐड हुआ उसमें? 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। दो इलेक्ट्रॉन गए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करेंगे? n मल्टीप्लाई बाय 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। और n कैसे निकालेंगे? q बाई e करके। वो आप कर लेना, वो आसान वाले छोड़ दे रहा हूँ मैं अभी आपके लिए। फिर उसके बाद 10 टू पावर 12 अल्फा पार्टिकल फॉल्स पर सेकंड ऑन अ न्यूट्रल स्फीयर in which the sapphire gets charged by 2 माइक्रो कूलम। अच्छा चलो ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये भी। टेन रेज टू पावर 12 अल्फा पार्टिकल फॉल्स पर सेकेंड on a per second, falls per second on a neutral sphere. Calculate
the time in which sphere gets charged by 2 microcoulomb. ओके, वो टाइम का पता लगाना है जितनी देर में ये पूरा 2 माइक्रोकूलम तक के चार्ज हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक एग्जांपल बता दें मैं, जैसे मान लो कितना होता है उसने अल्फा पार्टिकल फॉल्स पर सेकेंड। मान लो एक बॉडी को 1 सेकेंड में 2 कूलम का चार्ज मिलता है, 1 सेकेंड में 2 कूलम का चार्ज मिलता है, तो आपको 10 कूलम करने में कितना सेकंड लग जाएगा? 5 सेकंड। तो कैसे कैलकुलेट किया आपने? सिंपली आपने क्या करे, जो टोटल चार्ज थी बॉडी पे, आपने क्या करे, देखिए कि 1 सेकंड में कितना, 2 कूलम, 1 सेकंड में कितना, 2 कूलम। तो मैं बोलूंगा अच्छा टोटल जो चार्ज है 10 कूलम का मैंने जो कहा, उसमें जो 1 सेकंड वाला जो चार्ज था उससे तुमने इसको डिवाइड किया, है ना। सिंपली फिर से रिकॉल करो, मैंने कहा 1 सेकंड में 2 कूलम का चार्ज मिल रहा है बॉडी को, 1 सेकंड में कितना चार्ज मिला, 2 कूलम, है ना। और अगर आपको 1 सेकंड में 2 कूलम का चार्ज मिल रहा है और मैंने बोला कि इस बॉडी को मिल चुका है 10 कूलम का चार्ज, बताओ कितना टाइम हो गया? 5 सेकंड, है ना, क्योंकि हमको मालूम है 1 सेकंड में 2, तो 2 2 2 2 ऐसे कितने 5 बार हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपका 10 कूलम पर। तो हम लोग कैलकुलेट कैसा करते हैं, टोटल चार्ज को जो गिवन चार्ज है 1 सेकंड वाला जो चार्ज है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो मैं बोलूंगा मेरी बॉडी पे यहाँ पे कितना है टोटल कुल मिला के चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम, है ना। 1 सेकंड में उसको कितना चार्ज मिल रहा है, 10⁻12 अल्फा पार्टिकल, मतलब ट्वाइस ही होता है वो, है ना। तो इतना चार्ज मिल रहा है, तो मुझे ये पता लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, मुझे इसकी क्वांटिटी से ये वाला आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर चार्जिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन बॉडी अपॉन चार्ज रिसीव्ड पर सेकेंड, चार्ज रिसीव पर सेकेंड। तो कितना हो रहा हो, टोटल चार्ज ऑन बॉडी 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा, टोटल चार्ज रिसीव पर सेकेंड 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय कितना, अल्फा पार्टिकल का कितना होता है, ट्वाइस ही ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90। फिर क्या हो गया, है ना, 2 और 2 हो गया कैंसल, 1/1.6 कितना होगा, 0.625। अच्छा ठीक है, 12 में से 19 गए, कितना बचा, 7, 7 और ऊपर जाके ये -7, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +7, तो ये हो जाएगा 10 ही हो रहा ना, 12 में से 7 -17 जाके -7 -7 + 7, हाँ 10 आ जाएगा, यानी कि कितना टाइम लग जा रहा है उसको, 6.25 सेकेंड्स। तो 6.25 सेकेंड्स में पूरा चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आएगी बात, है ना। लॉजिक से समझो कि भैया जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई 1 सेकंड में कितना 2 कूलम का चार्ज लग रहा है, मिल रहा है आपको, तो भाई 10 कूलम का चार्ज मिलने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, 5 सेकंड, है ना। तो कैसे पता लगाया, 10 कूलम को मैंने 2 कूलम से डिवाइड कर डाला था, सिंपली वैसे ही। ओके, लिख लो। ठीक है, 9th वाला फिर से वैसी है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड। तो करना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और फिर उसके बाद आपको उसको मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपने कर लेना। अगला देखो, आखिरी वाला,
चलिए इनिशियली कॉमा स्फीयर ए बात मत करे एस चार्ज -60 E and sphere B has charge +40 E. Full stop. The spheres are made of conducting मटेरियल, ये जरूरी है। और अगर ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता तो टच करके अलग करने के बाद कितना होता उतना ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता था। एंड आर आइडेंटिकल इन साइज, फुल स्टॉप। इफ द स्फीयर्स टच each other, full stop, what is the resulting charge on sphere A? देखो भाई ये तो ओरली आ जाता, बोलेगा कोई कितना आएगा चार्ज? -20, -10। अरे भाई -60 और -20 हो जाएगा, फिर बटेगा ना इक्वली। मगर फिर भी मैथमेटिकली इसको कैसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे? तो QA इक्वल्स टू कितना? -60E। QB इज इक्वल्स टू कितना बेटा? 40E। अच्छा ठीक है, QA डैश और QB डैश कितना होगा? QA प्लस QB डिवाइडेड बाय 2, -60E प्लस 40E डिवाइडेड बाय 2, यानी कि -10E। ओके, और अगर चार्ज की वैल्यू पूछा है इसने तो QA डैश इज इक्वल्स टू -10 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। आया समझ में? वेल दैट्स इट। तो यहां पे इसका पार्ट का न्यूमेरिकल्स हुए खत्म। कल से लेंगे हम लोग कूलम्स लॉ।